सर, बंक मारते थे क्लासेस? हाँ, बंक मारते थे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग, जैसे कोई टीचर आते हैं क्लास में, तो वी ऑल्सो कमेंट ऑन टीचर कि ओके सर का आज मूड खराब है, तो आज सर के घर में ऐसा हुआ होगा। तो यू यूज्ड टू डू दैट एट योर टाइम? मूड खराब होने का मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। ऐसा तो रेयरली हुआ है कि झगड़ा कुछ घर में हुआ हो, बट ये जरूर है मूड कभी खराब होता है कुछ और वजह से। कुछ पहले कहा सुनी हो गई है, हीटेड एक्सचेंज, हीट आर्गुमेंट हो गया, देन यू कम इन ए बैड मूड। So hello everyone, welcome back to another episode of Chill Mizaj, and today we have one of the most brilliant mind of the country, Professor Maninder Agarwal. So first of all, sir, thank you so much for coming to our show and giving us your time. It's a pleasure. So, sir, the first question which I want to ask is, when did you discovered about your interest in mathematics? या फिर आपको IIT के बारे में कैसे पता चला? मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही था। स्कूल में अलजेब्रा, कैलकुलस सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और जेई के बारे में मुझे मेरे बड़े भाई ने बताया था, मुझसे 2 साल बड़े थे। तो जब मैं हाई स्कूल में था तो उन्होंने IIT का एग्ज़ाम दिया था और तभी मुझे ये बताया था कि तुमको भी ट्राई करना चाहिए। तो यू ऑलवेज लाइक नंबर्स? सर, इज एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड? हमने काफ़ी मूवीज़ में देखा है कि मतलब है ना, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, इवन द डिसीजंस विच वी मेक इन आवर डे टू डे लाइफ, सो एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड, इज दैट सो? थियोरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लिटरली, क्योंकि कैलकुलेट करना एक चीज़ है, कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा वो एक दूसरी चीज़ होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको कैलकुलेट या सॉल्व करने में इतना समय लगेगा कि हम लोग की लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी और कैलकुलेट करते रह जाएंगे। तो इस तरह की कैलकुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है प्रैक्टिकली। ओके सर, गोइंग बैक टू योर कॉलेज डेज, यू आर इन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। आपने बीटेक भी यहीं से की एंड PhD भी यहीं से की। आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर एकेडमिया? एंड सेकंड इज़, आप विदेश क्यों नहीं गए, आपने हिंदुस्तान में रहना चुना? तो एकेडमिया का मुझे शुरू में जब बीटेक यहाँ पे ज्वाइन किया तो कोई क्लैरिटी नहीं थी। 3rd ईयर समर्स में सब लोग इंटर्नशिप करते हैं, मैंने भी एक कंपनी में इंटर्नशिप करी थी, वहाँ पे सॉफ्टवेयर कोडिंग का कुछ काम किया था। तो वो 2-2.5 महीने की इंटर्नशिप के बाद मुझे लगा कि ये सॉफ्टवेयर कोडिंग में इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है कि जीवन भर यही करेंगे। और ऑन द अदर हैंड मुझे जो थियोरेटिकल पार्ट हैं कंप्यूटर साइंस के, एल्गोरिदम्स हो गया, ट्यूरिंग मशीन्स हो गया, इनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा कि इसी डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए और इसमें जाने के लिए PhD करना ज़रूरी है। ओके सर, अनदर क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ योर अप्रोच? आप डिसाइड कैसे करते हैं अबाउट योर प्रॉब्लम्स कि आपको किस पे काम करना है? एंड कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी प्रॉब्लम पे काम किया हो 2-3 साल तक एंड कुछ भी रिजल्ट ही ना निकले हो? हाँ, तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं सॉल्व करने के लिए। कुछ में एक फोकस बनाना होता है कि अच्छा इस डायरेक्शन में हम जाएंगे और इस तरह की प्रॉब्लम, इस डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम आएगी उस पे अटेम्प्ट करेंगे सॉल्व करने का। तो कई बार होता है ऐसा कि कोई प्रॉब्लम आई इतनी मुश्किल है कि कई साल के प्रयास के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, और मेरे साथ तो अक्सर होता है ऐसा। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम कुछ मैंने सॉल्व की हैं तो ऐसी जिसमें कि कई सालों के काम के बाद ही सॉल्यूशन मिल पाया। इससे फिर कभी लो फील होता है जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं इतने सालों की मेहनत के बाद? हाँ, थोड़ा तो लगता है बीच बीच में, ऐसा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि जो प्रॉब्लम के बारे में सोचना, उसको अलग अलग डायरेक्शन से उसको अप्रोच करना सॉल्यूशन को, ये इसमें मुझे मज़ा आता है। चाहे सॉल्यूशन निकले या ना निकले, लेकिन एक जो प्रोसेस है ये मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे कभी ऐसा बहुत डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता कि अरे टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, फ्रस्ट्रेशन ज़रूर कभी कभी हो जाता है कि भाई ये डायरेक्ट इस तरह से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ निकल नहीं रहा, तो उसको कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, फिर सोचना कुछ समय बाद फिर दूसरे डायरेक्शन से ट्राई करते हैं।
सर इसी जर्नी में आपको काफ़ी सारी फेम और अवार्ड्स भी मिले, तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स वाज पद्मश्री। तो सर हाउ कूल इट वाज टू रिसीव पद्मश्री एज अ साइंटिस्ट? It was a nice feeling, but I would say any award is really a acknowledgement of your past. कि आपने जो पहले किया है उसके बारे में लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा किया, इसलिए अवार्ड ले लीजिए। Sir, talking about few of your projects, last year we went viral for cloud seeding, and you were project head of that experiment. So tell us our audience about this that experiment. क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट हमने कुछ साल पहले किए थे यहीं कानपुर में। हमारे पास सेस्ना एयरक्राफ्ट है, उसके द्वारा तो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। और उसके बाद कुछ उसको अच्छे तरीके से करने के लिए एक स्पेशल अटैचमेंट आता है फ्लेयर्स का, जो विंग्स पे लगता है एयरक्राफ्ट के। तो उस इंडिया में नहीं मिलता है, तो हमने यूएस से इंपोर्ट किया था। लेकिन उसको कोविड पीरियड के दौरान इंपोर्ट होके वो आ गया था, लेकिन उसको लगाने के लिए इंजीनियर्स जो थे वो 2 साल तक नहीं आ पाए कोविड की वजह से। तो उसके बाद वो लोग आए जिन्होंने लगाया, सारा टेस्ट वगैरह हुआ, तो अब फ्लाइट वर्दी है सेस्ना, सारे उसमें सेटअप लगा हुआ है। तो इस बार दिल्ली में जब पोल्यूशन बहुत बढ़ा था, तो उसमें दिल्ली सरकार ने हमें अप्रोच किया था। लेकिन एक बड़ी समस्या है दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करने के लिए कि बहुत सारी परमिशंस चाहिए होती हैं, DGCA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम से, तो वो परमिशंस नहीं मिल पाई। तो इसलिए कोई एक्चुअल क्लाउड सीडिंग हम नहीं कर पाए इस बार। सर इसके सिवा मैं आपके बारे में थोड़ी रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो आई गोट टू नो दैट यू हैव डिजाइंड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब गवर्नमेंट अक्सर आपको याद करती है ऐसे कामों के लिए। आप मेरा काफ़ी चर्चा होती रहती है गवर्नमेंट के एजेंसीज के साथ, तो ये तो काम जिसकी बात कर रहे हो इंडियन नेवी के लिए तो 20 साल से भी पहले मैंने किया था, उनका एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम बनाने के लिए, जो अभी तक यूज़ हो रहा है वहाँ पे। इंडियन एयरफोर्स में के लिए भी किया था 10-15 साल पहले, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं अभी। सर दिस इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ओके सर, राइट नाउ वी आर सिटिंग इन सीतकाई अब, एंड ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो टेल अस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। आई रिसर्च्ड अबाउट इट, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आई गेस 170 करोड़ है। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, जिन्होंने नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स 2020 में लॉन्च किया, बल्कि 2019 में। और उसके अंतर्गत 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब सेटअप किए हैं उन्होंने 25 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। हर एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को एक डोमेन असाइन किया गया है, साइबर फिजिकल सिस्टम्स का ही डोमेन होगा वो। तो उसमें IIT कानपुर को साइबर सिक्योरिटी असाइंड है। और ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब यहाँ पे है, जिसको हम C3I हब कहते हैं, इसको एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में बनाया गया है। सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये फुल्ली ओन्ड है IIT कानपुर के द्वारा। तो इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये कंपनी है, तो हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं कंपनी के नियमों के अनुसार, हमें इंस्टीट्यूट के नियम लागू नहीं करने पड़ते। सैलरी भी जो भी मार्केट रेट है वो हम दे सकते हैं। इसकी पहले 5 साल की फंडिंग DST ने कहा है कि वो करेंगे। जो 170 करोड़ का फिगर है वो पहले 5 साल की फंडिंग के लिए है। लेकिन DST की एक्सपेक्टेशन है कि 5 साल के बाद हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे कि फिर उसके बाद अपने आप चला सकते हैं कंपनी को। और भी हमें 3 साल से कुछ थोड़ा ज़्यादा समय हुआ है, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। करीब 50% रेवेन्यू हम इस समय अपना जनरेट कर रहे हैं, नॉट 100%, लेकिन अभी 100% पहुंचने में समय। इट इज़ बिग गेम। Sir, other than your projects, what are the other problems that you think that can be solved using computation, जो आपकी नज़र में 1-2 और हैं? कंप्यूटेशन से तो बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। आजकल तो AI का इतना ज़्यादा बात हो रही है कि जो AI मॉडल्स हैं, बेसिकली वो कंप्यूटर्स को ट्रेन किया जाता है और फिर उससे बहुत ही अलग अलग तरह के
प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व किया जा रहा है आजकल। अब ये कहाँ तक आगे जाएगा ये देखने की बात है, लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर है, वो मेरा डोमेन है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, कि ये जितने हमें इम्पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स भी मालूम है, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके बारे में हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर द्वारा सॉल्व नहीं हो सकती, कुछ भी कर ले। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि कंप्यूटर द्वारा सॉल्व हो तो सकती हैं, लेकिन मिनिमम समय जो सॉल्व करने में लगेगा वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा। तो अगेन प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं हो सकती। तो चाहे जो भी नया मॉडल आ जाए, जो भी टूल आ जाए, जो भी टेक्निक आ जाए, वो नहीं हो पाएगी सॉल्व। कि सर जैसा कि अक्सर हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि जब कोई डिज़ास्टर आता है तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने साइंटिस्ट वगैरह को बुलाती है कि आप पता कीजिए एंड ऑल। तो जब कोविड आया तो ऐसे गवर्नमेंट ने आपको अप्रोच किया, तो दैट्स हाउ यू लैंडेड अप ऑन सूत्रा मॉडल, या फिर मैंने आपकी सीवी में पढ़ा है कि आई स्टार्टेड इट एज हॉबी एंड इट टर्न्स आउट टू बी सीरियस। सो व्हाट वाज दैट, हाउ यू लैंडेड अप ऑन दिस मॉडल एंड एक्सप्लेन दिस मॉडल लिटिल बिट। तो गवर्नमेंट ने ही अप्रोच किया था, एक कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट में, जिसमें कि मुझे भी रखा गया था। 10 मेंबर की कमेटी थी जो कि जिसको कि काम दिया गया था कि देश भर में जितने मॉडलिंग ग्रुप्स हैं उनसे बात करिए और कोई एक मॉडल जो कंट्री के लिए कोविड ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्शन में काम आ सके वो हमें रिकमेंड करिए। ये कमेटी बनी थी जून 2020 में, और अगले 1 महीने हम लोगों ने काम किया, 30-35 करीब मॉडल्स को एनालिसिस करी जो कि अलग अलग ग्रुप्स ने बनाए थे। लेकिन उन सब के बाद निष्कर्ष ये निकला कि जो भी हमने ट्राई किया, कुछ मॉडल ऐसे थे जो कि एक शहर के लिए तो काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ अगर उसको आप कोशिश करें देश के लिए चलाने की तो नहीं काम कर रहे थे। कुछ तो ये भी नहीं था कि शहर के लिए भी नहीं काम कर रहे थे, पास्ट डेटा के लिए तो काम कर रहे थे, लेकिन आगे के फ्यूचर प्रेडिक्शन करना चाहें तो नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर वो सारे मॉडल रिजेक्ट कर दिया कमेटी ने। फिर ये हुआ कि कमेटी में 3 हम लोग मेंबर्स जो थे, 10 में से 3, हम लोगों को लगा कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि इतने बड़े देश में कोई एक भी मॉडल नहीं मिल पाया जिसका कि गवर्नमेंट यूज़ कर सके। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम भी कुछ कोशिश करते हैं, और तब सूत्रा मॉडल उससे निकल के आया। कि सो हाउ इट इनहेंस्ड द कोविड-19 पेंडेमिक, मतलब इसका क्या बेनिफिट हुआ फिर हमें? इसका बेनिफिट इस प्रकार, तो पहले मॉडल हमने अगस्त 2020 तक निकाल लिया था, पहला वर्जन मॉडल का, और उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन आ रहा था कि सितंबर में पीक आएगा फर्स्ट वेव का। लेकिन हमको लगा पता नहीं आएगा कि नहीं, तो चुपचाप ही बैठते हैं, देखते हैं। तो जब पीक आ गया तो प्रेडिक्शन मैच किया, तब हमने गवर्नमेंट को बताया कि हाँ ये मॉडल ठीक लग रहा है। तो उसके बाद सेकेंड थर्ड वेव जो मेजर हुई उनमें इस मॉडल का काफ़ी यूज़ हुआ। गवर्नमेंट्स, कई स्टेट गवर्नमेंट्स, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई जगहों पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब ने इसका यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि 100% सही इसके प्रेडिक्शन निकले। बीच में फरवरी मार्च के 2021 में जब सेकेंड वेव शुरू हो रही थी तब इसके प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुए, तो उसको हमने और इन्वेस्टिगेट किया, तो उसके फिर मॉडल को इम्प्रूव किया। उसके बाद से इसके प्रेडिक्शन लगभग सही ही हो रहे हैं। सेकेंड वेव के पहले ही, पीक से पहले ही हमने बता दिया था कब पीक आएगा, और थर्ड वेव के बारे में भी जो हम भी पीक बताया हमेशा लगभग 1-2 दिन आगे पीछे हर जगह वही वैसे ही हुआ। तो इस मॉडल का यूज़ गवर्नमेंट ने कई प्रकार से किया। एक तो ये कि आगे स्ट्रेटजी कैसे हो, कि भाई थर्ड वेव में ख़ासतौर से क्योंकि नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो एक कई गवर्नमेंट्स को लग रहा था लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं। तो हमसे डिस्कशन के बाद हमने सजेस्ट किया उनको कि हमें दिख रहा है मॉडल के द्वारा कि अगले 3 दिन में पीक हो जाएगा, तो लॉकडाउन लगाने का भी फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लॉकडाउन लगाएंगे तब तक पीक पे पहुंच होगा, उसके बाद नंबर एनीवे कम हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने थोड़ा रिस्क भी लिया और सक्सेस भी मिली।
Okay, sir, as a professor and scientist, you don't have a leisure time. So, how do you manage your social life? And you have created complex things like AKS primality test. So, how was that feeling when you taught your children 2 plus 2 equal to 4? Basic things. आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर ऑफ बेसिक थिंग्स, तो थोड़ा मुझे उतने अच्छे से जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, वो बहुत प्रेम से समझाते हैं बच्चों को, वो मैं नहीं कर पाता। तो लेकिन जब बच्चे थोड़े मेरे ज़्यादा थोड़ा हायर लेवल पे पहुंच गए तो फिर ज़रूर उससे डिस्कशन करता था मैं। लेजर टाइम का तो ऐसा है कि बहुत कम मिलता है, सोशल लाइफ बहुत कम है, कैंपस में ही कुछ मित्र हैं बस उनके साथ ही उठना बैठना होता है, बाकी कोई मेरी ऐसा खास हॉबी नहीं है कुछ करने की। Okay, so what do you do when you are free? आप फ्री टाइम में क्या करते हो? Books, movies, anything When I am free, I am thinking. regarding problems? That's right. Okay, sir, many people say that we Indians were very rich in our culture and educations in way back time, and हमारे पास काफ़ी ऐसे scriptures थे until we were looted by invaders. So, with context of your research and your reference to your research, how was mathematics at that time? So इसमें दो चीज़ें हैं, दोनों एक्सट्रीम इसमें इस मामले में दो एक्सट्रीम व्यूज़ होते हैं। एक एक्सट्रीम व्यू है कि भाई हमें कुछ नहीं मालूम था, जो बाहर से लोग आए वही हमें सिखा के गए। दूसरा व्यू है हमें सब कुछ मालूम था और बाहर से लोग आए सब हमसे ही लेके गए और हम भूल गए और वगैरह। तो मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई सही है ये व्यू। हमारे यहाँ अगर पुराने समय की बात की जाए तो मैथमेटिक्स बहुत वेल डेवलप थी, आज के मुकाबले में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उस समय के हिसाब से दुनिया में सबसे नॉलेजेबल लोग हमारे यहाँ थे, चाहे आर्यभट्ट हों, चाहे पिंगला हों और कई गणितज्ञ ऐसे हुए। इनफैक्ट फिबोनाची सीरीज जो है वो सबसे पहले पिंगला ने बताई थी हमारे यहाँ, और वो फिबोनाची के 500 साल पहले। तो अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये रहा है क्योंकि हमारी हिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने लिखी और इंडिपेंडेंस के बाद हमने कोई ख़ास प्रयास भी नहीं किया अपनी हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करके जो सही चीज़ें निकालने का। तो आज भी शायद भारत में कोई भी फिबोनाची सीरीज तो सब पढ़ते हैं स्कूल में, सब जानते हैं, लेकिन वो पिंगला ने पहले दी थी ये शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। Sir, who is your favorite mathematician? Who is my favorite mathematician? रामानुजन। रामानुजन, ओके। आपने वो मूवी तो देखी होगी फिर, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। तो सर आपको कैसे लगी मूवी? हाँ, अच्छी थी मूवी। सर इसके सिवा व्हेन यू टेक क्लासेस, तो क्लासेस में आपको मतलब कैसा लगता है जब आप जब क्लासेस में जाते हो आईआईटी के में? सो हाउ यू फाइंड क्लासेस हियर एट आईआईटी के, सिंस यू आल्सो स्टडीड फ्रॉम हियर, सो व्हाट इज द चेंज? बिगेस्ट चेंज इज इन द साइज। पहले तो संख्या बहुत कम होती थी, कंप्यूटर साइंस की क्लास में पहले हमारे टाइम पे 20-25 स्टूडेंट्स होते थे केवल, अब 100 से ज़्यादा होते हैं। और पहले इलेक्टिव कोर्सेज में 25, 30, 35 कैसे होते थे, और अब तो देखें तो 200, 300 बहुत ही बड़े नंबर में स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, इससे कि थोड़ा इम्पर्सनल हो गया है क्लास टीचिंग को। अब मुझे शायद ही किसी स्टूडेंट का नाम मालूम होता है क्लास में, पहले था क्योंकि इतने कम संख्या थी कि काफ़ी लोग के नाम मालूम होते थे। सर आपके टाइम पे एक टीचर हुआ करते थे, आई डोंट नो आप पढ़े हो या नहीं, वी राजा रमन करके, तो आप पढ़े हो उनसे? नहीं, मेरे एडमिशन लेने तक वो चले गए थे। अच्छा, तो उन्हें वो कंप्यूटर के जनक बोलते हैं भारत में, तो ही डिज़ाइन द फर्स्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम यहाँ पे। सर वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया, सो हाउ इट फील्स लाइक कि आईआईटी के स्टार्टेड कंप्यूटर साइंस? या इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी पर्सनली, क्योंकि राजा रमन मेरे एडवाइज़र के एडवाइज़र थे। स्पेशल फीलिंग, राजा रमन जैसे तुमने सही कहा कि he started computer science in the country. He designed this first MTech program in computer science at IIT कानपुर। केवल MTech ही नहीं, उसके ट्रेनिंग बहुत, समर ट्रेन में बहुत बड़ी संख्या में वो ट्रेन करते थे,
फोर्ट्रान के ऊपर किताब लिखी उन्होंने जो बहुत पॉपुलर हुई, बेसिक के ऊपर किताब लिखी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर किताबें लिखी जो अपने टाइम में बहुत पॉपुलर थी। हाँ सर, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो कई बार मैं सोचता हूँ कि कैंपस में ये रूल बदलना चाहिए या फिर काश ये रूल होता। तो आप भी एक टाइम पे स्टूडेंट थे तो आप भी सोचते होंगे कि काश ये रूल ऐसा हो। देन यू बिकेम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आईआईटी के तो फिर आपने वो रूल बदला कुछ वैसा? नहीं, वो स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। एक स्टूडेंट जो है और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो देखता है अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को और उसके हिसाब से उसे लगता है कि ये इस तरह ये सही है, ये सही नहीं है, जो सही नहीं है वो ठीक होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर पूरा ग्लोबली देखता है और उसमें उसको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं कि भाई एक चीज़, एक रूल एक जगह सही है लेकिन दूसरी जगह गड़बड़ हो जाएगा, और अगर जो गड़बड़ होगा वो ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसको नहीं करो। इसी के साथ सर, टेल अस अबाउट फ्यू ऑफ योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ जब यहाँ पे थे 1982 टू 86 आई गेस। तो उस टाइम के बारे में बताइए अपने एक्सपीरियंसेस एंड ऑल कॉलेज लाइफ। या एक्सपीरियंस क्या का समय मेरे ख्याल से अभी भी कोई खास बदला नहीं है। जैसे मैंने कहा केवल नंबर्स बदले हैं। तो उस समय क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कम थे, टोटल कैंपस में करीब 2000 से कम ही स्टूडेंट होंगे। एक बैच, अंडर ग्रेजुएट बैच का साइज 220-230 होता था। तो हॉल 2 हॉल 3 में रहते थे, दो ही हॉस्टल थे उस समय अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के। तो राइवलरी चलती थी हॉल 2 हॉल 3 की, अब शायद इतनी नहीं रही है, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन इट वाज गुड फन। अपने बैच में लगभग सारे स्टूडेंट्स को चेहरे से तो पहचान ही जाते थे, नाम से भी काफ़ी कुछ जान जाते थे। तो क्लासेस वगैरह तो कई बार होता था कि कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स कहीं। सर बंक मारते थे क्लासेस? हाँ, बंक मारते थे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जैसे कोई टीचर आते हैं क्लास में तो वी ऑल्सो कमेंट ऑन टीचर कि ओके सर का आज मूड खराब है तो आज सर के घर में ऐसा हुआ होगा तो यू यूज्ड टू डू दैट एट योर टाइम? द मोस्ट कॉमन थिंग इज कि आज तो सर का घर में झगड़ा हुआ होगा सो इज दैट सो? ये रीज़न होता है कभी कभी मूड खराब होने का? मूड खराब होने का मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। ऐसा तो रेयरली हुआ है कि झगड़ा कुछ घर में हुआ हो, बट ये ज़रूर है मूड कभी ख़राब होता है कुछ और वजह से कि कोई चीज़ जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही, या किसी से कुछ पहले कहा सुनी हो गई है, हीटेड एक्सचेंज, हीट आर्गूमेंट हो गया है, देन यू कम इन ए बैड मूड। ओके सर, आपके टाइम जब ग्रेडिंग हुआ करती थी सो जब आपके ग्रेड्स आते थे तो आप सोचते होंगे कि मतलब आप तो खैर ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे अपने टाइम पे, पर मैनी स्टूडेंट्स थिंक्स कि मतलब है ना प्रोफेसर बदला निकालते ग्रेड शीट पे सो इज दैट एवर हैपेंड और यू हैव डिड दैट समथिंग? ग्रेडिंग में नहीं, ग्रेडिंग मैंने कभी बहुत टफ नहीं करी। मेरी जनरल फिलॉसफी है कि मैं एग्जाम टफ देता हूँ लेकिन ग्रेडिंग थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। सर, अकॉर्डिंग टू यू who should take up maths and who should try other streams? What is the right way to approach mathematics? See, मैथमेटिक्स में you have to enjoy doing it. And as long as you are not enjoying thinking about the problem, you will not be able to कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, क्योंकि इसमें अधिकतर समय फेलियर ही मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, 99% ऑफ टाइम यू विल फेल। सो अनलेस यू एंजॉय दैट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी अनहैप्पी, तो ज़्यादा समय तक आप चला नहीं पाएंगे। सर, डू यू थिंक देर इज़ अ नीड फॉर इंक्रीजिंग मनी इन अकेडमिया? बिकॉज काफ़ी जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं दे प्रीफर कोऑपरेट अवर अकेडमिया, सो डू यू थिंक देर इज़ अ नीड फॉर इंक्रीजिंग मनी? I am not sure. कि कॉर्पोरेट सैलरी के बराबर तो एकेडमिया की सैलरी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ होता है। कॉर्पोरेट में यू गेट हाई सैलरी बट यू ऑल्सो डू व्हाट यू आर टोल्ड टू डू। आपके पास अपने इंडिपेंडेंस नहीं होती कि आप जो चाहे करें। एकेडमिया में आपके पास पूरी इंडिपेंडेंस है, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे आप वही करेंगे। तो ये ट्रेड ऑफ है। टू गेट दिस फ्रीडम यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सैलरी।
Okay, so professors, do professors make good money? Reasonable money. I think we live a good life. यहाँ पे campus living, the salaries are pretty decent. So I don't have any reason to complain. Okay, sir, talking about future, sir, many people are chasing AI and IoT, as we said, and even आजकल तो चैट जीपीटी भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. So what is the future of mathematics? Mathematics will always be there. Even AI के बारे में अगर हम बात करें तो अभी भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि ये मॉडल्स क्यों काम कर रहे हैं. ये तो देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन किस कारण से काम कर रहे हैं ये नहीं समझ में आया क्लियरली अभी तक. ये अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से ही आएगी. इस पर काम हो रहा है, इसको लोग एक्सप्लेनेबल एआई का नाम दिया है. तो कोई मेथड है या कोई प्रोसेस है वो क्यों काम कर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मॉडल बनाना होगा, मॉडल को एनालाइज करना होगा, उसका क्या आउटपुट है वो कंप्यूट करना होगा और एस्टिमेट करना होगा कि ये रियलिटी से कितना मैच कर रहा है. तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो मॉडल है, ये जो प्रोसेस है, इसको कैप्चर कर रहा है. मैथमेटिक्स का यही तरीका है. अच्छा, बीच बीच में से जो खबरें आती थी कि ये इनपुट भी खुद ही ले रहा है, मतलब AI इज़ वर्किंग ऑन इट्स ओन. सो व्हाट इज़ दैट? जैसे बीच में आई गेस फेसबुक के बारे में से खबर आई थी कि दे हैव डेवलप्ड देयर ओन चैटिंग लैंग्वेज. सो ऐसे केसेस क्या होते हैं? जो मॉडल होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए और काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है. तो डेटा कहाँ से आएगा? फेसबुक हैज़ एन एडवांटेज दैट दे हैव ह्यूज डेटा एज फेसबुक मैसेजेस, so they can train their models on their own data. Same way, Google has a ability to has indexed all those web pages across the world. तो वो डेटा यूज करके ट्रेन कर सकते हैं. तो this is, I think this is what you mean by saying your own, using your own data. No, sir. I heard that there was a chatbot that developed its own language automatically, and there were instructions from the Facebook that they should shut down, but it was working on its own. See, these are rumors. There is very little to understand with to basically clearly say कि इसमें कितना सच था कितना नहीं. इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि एक जो मॉडल्स हैं आजकल, जनरेटिव मॉडल्स जो हैं, दे कैन स्टार्ट क्रिएटिंग ए न्यू लैंग्वेज. दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि लैंग्वेजेस जो हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर होता है, उसके हिसाब से दे कैन स्टार्ट क्रिएटिंग ए लैंग्वेज. बट हाउ गुड दैट लैंग्वेज विल बी, वी डोंट नो. आपके टाइम पे अपने सारे पेपर आप खुद ही लिखा करते थे, जो रिसर्च पेपर या टर्म पेपर दिए जाते हैं. आजकल तो बच्चे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग पकड़ लेते हो? मैं कुछ ज़्यादा टर्म पेपर वगैरह लेता नहीं हूँ. आई जस्ट गिव एन एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में बहुत टेक्निकल आंसर होते हैं, और एनीवे उसको चैट जीपीटी उस समय यूज़ नहीं हो सकता. तो ये प्रॉब्लम उनको ज़्यादा है जो कि कुछ ह्यूमैनिटीज़ में या कोई सर्वे किसी कोर्स में कर रहे हो कि भाई ये सब पेपर्स पढ़ के उनका एक समरी बना के आप प्रेजेंट करिए. सो दैट्स अ प्रॉब्लम आई डोंट हैव. ओके, सो सर, ऑन द एंडिंग नोट्स, आप कुछ मैसेज देना चाहें फॉर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स? Well, the message is only one that, and this I can say based on my own experience, that the jobs you are doing is something you should enjoy doing. If you are not enjoying your job, maybe it is time to think carefully कि भाई आप क्या चीज़ में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, and then start thinking about doing that. Okay, so that's all for today. Sir, thank you so much for coming and answering to our questions and sharing your learnings and insights to your journey. Thank you so much.